ट्यूरिंग मशीन, जैसे मैंने जिक्र किया कि ट्यूरिंग मशीन क्या है। ट्यूरिंग मशीन इज़ मोस्ट पावरफुल कंप्यूटेशनल मॉडल। अच्छा, मोर पावरफुल क्यों कहते हैं, मोस्ट पावरफुल क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इससे बेहतर कंप्यूटेशनल मॉडल अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता। हमारे पास जितनी भी कंप्यूटेशनल इक्विपमेंट हैं या कंप्यूटर हैं, वो हम कहते हैं दे आर जस्ट सिमुलेशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन। अब आ जाते हैं लैंग्वेज हायरार्की के ऊपर। लैंग्वेज हायरार्की में हमने पढ़ा था रेगुलर लैंग्वेजेस, फिर उसके बाद हमने कहा कुछ लैंग्वेज रेगुलर नहीं है, तो वो क्या थी, नॉन रेगुलर लैंग्वेज। बाद में उनका नाम हमने दिया कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, और फिर उसके लिए हमने पंपिंग लेमा बनाया नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस का। और उसमें हमने देखा AN BN CN ऐसी लैंग्वेज थी जो कॉन्टेक्स्ट फ्री भी नहीं थी, तो हमने कहा वो क्या है, नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। अब हम उन नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की जिक्र करेंगे यहाँ पे, जिनको ट्यूरिंग मशीन रिकॉग्नाइज करती है। सिंपलर क्लासेस ऑफ लैंग्वेजेस को अगर हम लें तो रिलेटिवली कांस्टेंट प्रॉब्लम, जैसे कि एनालाइजिंग द प्रोटोकॉल, नेटवर्क के ऊपर जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको एनालाइज करना है, या सर्च करना है टेक्स्ट को, या पार्सिंग प्रोग्राम्स बनाने हैं। इस तरह के जो प्रोग्राम्स आपके बनते हैं वो आपके एडवांस लेवल पे एडवांस ट्यूरिंग मशीन को यूज़ करते हुए हम बनाते हैं। सो वी आर लैंग्वेज डिफाइंड बाय द कम्प्लेक्स कंप्यूटेशनल डिवाइसेस दैट्स अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के इक्विवेलेंट है, यू कैन से कि हमारी जो ट्यूरिंग मशीन है वो इक्विवेलेंट टू द कंप्यूटर। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज की हायरार्की में, कि जो लैंग्वेज की हायरार्की में हमारे पास AN BN CN मशीन थी, या WW थी। WW रिवर्स तो कंप्यूटेबल थी, लेकिन WW कंप्यूटेबल नहीं थी बाय द PDA। अब हमने उसके लिए बनाई है कि इसके लिए कोई मशीन होनी चाहिए, या एनी अदर कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। तो इसको हमने नाम दिया कि उसको कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगी, कौन सी मशीन एक्सेप्ट करेगी, उसको एक्सेप्ट करेगी ट्यूरिंग मशीन। अब ट्यूरिंग मशीन की अगर हम बात करें तो ट्यूरिंग मशीन आर एक्सेप्टिंग द लैंग्वेजेस विच आर बियॉन्ड दैट अम्ब्रेला। अब वो सारी की सारी लैंग्वेज जो इससे इसके स्कोप में कम है वो सारी की सारी प्रोसेस करेगी, लेकिन अप टू दैट लेवल जाएगी। क्या इसमें तमाम लैंग्वेजेस आ जाती हैं? तो आंसर इज़ नो, देयर आर सम लैंग्वेजेस विच आर नॉट एक्सेप्टेड बाय ट्यूरिंग मशीन, और वो इस बाउंड्री से बाहर होंगी। कुछ ऐसी प्रॉब्लम हैं जो ट्यूरिंग मशीन भी हल नहीं कर सकती। तो अब हम देखेंगे पहले ट्यूरिंग मशीन क्या होती है, उसके कौन से प्रॉब्लम है वो हल कर सकती है, और कहाँ जाके वो स्टकअप होती है। जहाँ जाके स्टकअप होती है उसको हम कहते हैं हॉल्टिंग प्रॉब्लम, और अनडिसाइडेबिलिटी थ्योरी वहाँ से स्टार्ट करेंगे कि कहाँ जाके वो कह देती है कि मैं इससे ज़्यादा बेहतर कंप्यूटेशन परफॉर्मेंस नहीं कर सकती। ट्यूरिंग मशीन के अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर को देखें तो बेसिकली ट्यूरिंग मशीन में हमारे पास एक टेप होती है जो कि इन्फानाइट होती है बोथ साइड में, इस साइड में भी इन्फानाइट है और इस तरफ भी इन्फानाइट है। टेप है और इसके ऊपर हमारा हेड होता है, हेड से हम क्या करते हैं, रीड करते हैं और राइट करते हैं, दोनों ही काम एक ही हेड करता है, रीड एंड राइट। और फिर एक हमारे पास कंट्रोल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट वही है जैसे कि आपका NFA DFA था, ठीक है। कंट्रोल यूनिट PDA में भी यही कंट्रोल यूनिट था, लेकिन इसमें आपके पास जो कंट्रोल यूनिट के अंदर जो ट्रांजिशंस है उनका स्टाइल डिफरेंट होता है। उनके ऊपर जैसे PDA में हमने देखा था कि PDA में क्या करता था, वो पुश रीड सिंबल, पुशिंग सिंबल, पॉपिंग सिंबल। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, ट्रांजिशन डिफरेंट होंगे। और ट्रांजिशन क्या होगी कि जब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, टेप से कुछ रीड करेंगे, कुछ टेप पे राइट करेंगे, और रीडिंग और राइटिंग करने के बाद हमारा जो हेड है वो या तो लेफ़्ट पे मूव कराएंगे या राइट पे मूव कराएंगे। तो हम कहते हैं नो बाउंड्रीज फॉर द इन्फिनाइट टेप, और हेड क्या मूव करेगा, या तो लेफ़्ट और या राइट मूव करेगा। अब आते हैं टूवर्ड्स के आपकी जो ट्रांजिशन है उसमें क्या चीज़ें होंगी। तो 3 चीज़ें होंगी, नंबर 1 रीडिंग सिंबल, नंबर 2 राइटिंग सिंबल, और नंबर 3 क्या है, मूवमेंट। और मूवमेंट कैन बी लेफ्ट एंड राइट स्टैंडर्ड ट्यूनिंग मशीन के अंदर। एग्जाम्पल देख लें, ए कर्सर है ए, और ए से हम क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे रीड्स ए, और रीड करने के बाद हमने क्या किया, उसकी जगह राइट किया के। तो ये देखें इस पोजीशन पे जहाँ पे ए था वहाँ पे क्या आ गया, के। और थर्ड स्टेप क्या किया, मूव लेफ्ट। तो आप टाइम 0 पे यहाँ थे जब आपका कर्सर ए पर था, उसको आप रीड कर रहे थे। टाइम 1 पे आप आए जहाँ पे आपका कर्सर बी पर है, क्यों, आपने ए की जगह के राइट कर दिया और उसके बाद मूव किया लेफ़्ट पे, तो कर्सर कहाँ पे आ गया, बी पे। तो टाइम 1 पे स्नैपशॉट ये है और टाइम 2 पे स्नैपशॉट ये है मशीन का। अब आते हैं टाइम 1 पे क्या होगा, टाइम 1 पे कर्सर बी पे था, तो अब बी से क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी है रीड बी, राइट एफ, मूव राइट। तो हम बी को रीड करेंगे, बी को रीड करने के बाद वहाँ पर एफ राइट करवाएंगे
और एफ राइट करवाने के बाद मूव क्या करेंगे, राइट में, और राइट पे कहाँ पे आ गया कर्सर, के पे। इस तरह से हम ट्रांजिशंस को करते हैं। जो हमारे पास टेप के ऊपर सिंबल्स लिखती होती हैं, इसको हम कहते हैं ये इनपुट स्ट्रिंग है। और इनपुट स्ट्रिंग के बाद अगर हम देखें यहाँ पे डायमंड है, ये डायमंड सिंबल कहलाता है ब्लैंक सिंबल। कुछ बुक्स में आपको यहाँ पे ब्लैंक की बजाय बी लिखा हुआ मिलेगा, ओके है। कुछ पे आपको ऐसी सिंबल मिलेगी यूँ करके, ये भी ओके है। मतलब कोई भी सिंबल है जिसका आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो क्या है, डेटा इज़ नॉट अवेलेबल। तो आप सिंबल बताएगा रूल्स के अंदर कि वो कौन सी सिंबल यूज़ करता है, नोटेशंस बताएगा, जो भी बुक वाला ऑथर है अकॉर्डिंगली आप उसको समझ लें। अगर आप मल्टीपल बुक यूज़ करेंगे, ये वाली सिग्नेचर हम यूज़ करते हैं। अच्छा, हेड जो स्टार्ट करेगा एट द लेफ्ट मोस्ट पोजीशन स्टार्ट करेगा ऑफ द इनपुट स्ट्रिंग। यानी अगर हम देखें तो जब इनपुट स्ट्रिंग करते हैं तो जब भी आप कुछ चीज़ को रीड कराएंगे तो हेड कहाँ होगा, लेफ्ट मोस्ट पे। ये इनपुट स्ट्रिंग है, इसके लेफ्ट मोस्ट पे होगा, यहाँ से रीड करना शुरू करेगा। अब स्टेट और ट्रांजिशन को देख लें। पहली सिंबल हम ट्रांजिशन कैसे लिखेंगे, यूँ लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे वो सिंबल जो रीड कर रहे हैं, फिर एरो लगाएंगे और एरो के बाद क्या लिखेंगे, वो सिंबल जो राइट कर रहे हैं, और फिर कामा लगाएंगे, और कामा लगाने के बाद हम एक करेक्टर लिखेंगे एल आर या आर। एल का मतलब है लेफ्ट मूवमेंट और आर का मतलब है राइट मूवमेंट, और स्टेट आपकी चेंज हो जाएगी Q1 से Q2 में। अब करंट स्टेट कहाँ है, करंट स्टेट अगर आपको शो करनी हो तो आप उसको करंट स्टेट को कर्सर पे शो कर सकते हैं कि ये पॉइंटर है, पॉइंटर के ऊपर आपने कहा क्या है, Q1। तो आप यहाँ पे Q1 पे रीड करेंगे ए, राइट करेंगे बी और मूव करेंगे राइट, तो कहाँ आ गए, Q2 पे। और राइट क्या कर दिया, कर्सर कहाँ पर है अभी, और ए की जगह पे क्या लिखवा के आ गए, बी लिखवा के आ गए। तो इस तरह से आप शो करेंगे। तो हेड के ऊपर हम कर्सर शो कर देते हैं जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फिर क्या किया, रीड किया ए, जो ये है, राइट किया बी और मूव कहाँ कर गया, लेफ्ट। देखिए बी आ गया, यहाँ बी राइट किया ए की जगह पे और मूव कर गया लेफ्ट पे। फिर इसी तरह से अगर हम देखें, आपके पास ऐसी भी ट्रांजिशन होती हैं जो कि आपका कर्सर कहाँ पे हो, डायमंड पे हो, डायमंड मतलब ब्लैंक पे हो, तो आप उस सूरत में करेंगे कि रीड डायमंड और राइट जी। इसका मतलब ये हुआ कि आपने ब्लैंक सिंबल की जगह नई सिंबल जनरेट कर दी जो कि जी है, और मूव कहाँ कर गए, डायमंड पे, नेक्स्ट डायमंड पे, राइट पे मूव कर गए। ट्यूरिंग मशीन, जैसे हमने एनपीडीए पढ़ा था, जब पीडीए पढ़ा था हम कहते थे जब हम वर्ड यूज़ करेंगे पीडीए तो इसका मतलब क्या है, वो एनपीडीए। लेकिन जब हम वर्ड यूज़ करेंगे ट्यूरिंग मशीन, इसका मतलब है डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन। तो ट्यूरिंग मशीन जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, डिटर्मिनिस्टिक, और पीडीए बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, नॉन डिटर्मिनिस्टिक। पीडीए डिटर्मिनिस्टिक भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा वर्ड डिटर्मिनिस्टिक। ट्यूरिंग मशीन भी नॉन डिटर्मिनिस्टिक एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन उनके साथ लिखेंगे हम एक्सप्लिसिटली नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन। ठीक हो गया। तो Q1 हमारी स्टेट है और Q2 पे जाना है, हम कहेंगे रीड ए, राइट बी, मूव राइट। और अगर कर्सर आपका बी पर है और आपको जाना है आगे तो आप कहेंगे रीड बी, राइट डी, मूव लेफ्ट। ये अलाउड है। देखिए यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट कौन सा है, डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट हमारे पास है कि कर्सर क्या है, अगर ए पे होगा तो ये वाली ट्रांजिशन होगी, अगर बी पे होगा तो ये वाली ट्रांजिशन होगी। तो ये डिटरमाइंड है, डिटर्मिनिस्टिक है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं भाई आप ना ऐसे करना, सैटरडे अगर हॉलीडे है तो नहीं आना, हॉलीडे ना हो तो आ जाना। ठीक है, क्लियर है। चांद नज़र आ जाए तो सुबह ईद कर लेना, ना आए नज़र तो ना करना। तो ये डिटर्मिनिस्टिक है कि आपने क्राइटेरिया बता दिया, उस क्राइटेरिया पे आपको पता है कि क्या स्टेप लेना है। यू हैव गिवन एन इनपुट, इनपुट विल डिसाइड आउटपुट। अगर आपका इनपुट सेम हो, इनपुट ए है, रीड ए, राइट बी, मूव राइट और Q2 पे चले जाएं, और इनपुट ए ही हो, आप रीड करें ए और राइट करें डी और क्या करें Q3 पे चले जाएं, तो ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, ये नॉन डिटर्मिनिज्म है। मिसाल के तौर पे अगर आप कहते हैं कि बच्चे को डांटेंगे तो वो ए के घर जाएगा, खाला के पास जाएगा, या डांटेंगे तो वो मामू के पास जा सकता है। अब आपको पता नहीं कहाँ जा सकता, अब आपको दोनों जगह सर्च करना पड़ेगा। वो डांटने के बाद अगर वो गायब हो जाए तो क्या करना पड़ेगा, दोनों जगह सर्च करना पड़ेगा, यहाँ भी जा सकता है और वहाँ भी जा सकता है। लेकिन अगर पता हो कि एक ही है, यहाँ पे मामू है ही नहीं, खाला ही रहती है शहर में, अब ये डिटर्मिनिस्टिक हो गया कि जब भी डांटेंगे कहाँ जाएगा, वहीं जाएगा। सो डिटर्मिनिस्टिक जो है इट्स यूजफुल,
कि आपके पास जो डिसीजन है वो पहले से ही आपके पास पता है कि क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू। बट नॉन डिटर्मिनिस्टिक आल्सो यूजफुल, कि जब आप क्रिएटिविटी को डिस्ट्रॉय ना करना चाह रहे हो, आप ऑप्शन देना चाह रहे हो मल्टीपल, तो वहाँ पे नॉन डिटर्मिनिस्टिक भी हो कि आपके पास एक इनपुट पे मल्टीपल चॉइसेस का ऑप्शन भी हो, कि ये सिचुएशन हो तो आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। जब मल्टीपल ऑप्शन होते हैं तो फिर आप आते हैं कि बेस्ट ऑप्शन क्या है। जब ऑप्शन ही एक है, ऑप्शन ही एक है तो बेस्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, फिर तो आपने करना ही वो है। क्लियर आ गया? तो सिचुएशंस के लिहाज से हम देखते हैं कि दोनों के प्रॉज एंड कॉन्स हैं। डिटर्मिनिस्टिक अपने लिहाज से बेनिफिशियल है और नॉन डिटर्मिनिस्टिक उस लिहाज से बेनिफिशियल है। ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक में आपने चॉइस ही ख़त्म करनी है, बस ये करना है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक में चॉइस है आपके पास, यू कैन चेंज इट। देखिए बात ये आ जाती है एफिशिएंसी की, अगर बात करें तो डिटर्मिनिस्टिक एफिशिएंस होगा, क्योंकि यू हैव टू डिसाइडेड द रूल्स। हम जितनी पॉलिसी बनाते हैं, रूल्स बना देते हैं, वो क्या है, डिटर्मिनिस्टिक है। ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे डिवाइन है, तो डिटर्मिनिस्टिक हो गया। फ्लेक्सिबिलिटी नॉन डिटर्मिनिस्टिक में है कि सिचुएशन के लिहाज से आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हों। मल्टीपल चॉइसेस के अंदर जब आ जाता है तो फिर आपके पास कंपैरेटिव एनालिसिस आता है कि व्हिच चॉइस इज बेस्ट, एंड बेस्ट नहीं तो बेटर। ठीक है, आपके पास मल्टीपल चॉइस होंगी तो आप सेलेक्ट करेंगे ना कि कौन सी चॉइस पे जाऊँ। जब आपके पास चॉइस ही एक है तो फिर तो ये सोचने का फ़ायदा ही नहीं है। जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं वो तो डिटरमिनिस्टिक होते हैं। कंप्यूटर में दोनों ही इस्तेमाल होते हैं। कंप्यूटर में अगर मैं डिटर्मिनिस्टिक है कि मैं ये चीज़ लिखूंगा तो ये आउटपुट आएगा, तो डिटर्मिनिस्टिक है। अगर मैं ये चीज़ लिखूंगा तो ये आउटपुट नहीं तो कुछ ना कुछ आउटपुट आए, तो वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। अगर मैं URL टाइप करूंगा और URL एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो क्या आएगा, नॉट फाउंड, ये डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है। लेकिन अगर मैं गूगल के सर्च इंजन में URL लिखूंगा और वो URL गलत लिख दिया तो वो रेलेवेंट चीज़ें तो आ जाएंगी ना कि यार ये तो नहीं तो ये होगा, ये नहीं तो ये होगा। वो ऑप्शन कब आएगा, जब आप बजाय एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन के रिलेटिव इन्फॉर्मेशन को सर्च कर रहे होते हैं। यू आर गिवन के देयर आर चांसेस कि ये नहीं तो कुछ और ऑप्शन भी मुझे मिल जाए। वो एग्जैक्टली चीज़ नहीं मिल रही तो मुझे रिलेटिव कुछ ना कुछ नियर बाय को चीज़ मिल जाए। तो आप जब अलाउ करते हैं अल्टरनेटिव्स को, वहाँ पे नॉन डिटर्मिनिस्टिक फिजिबल है। ठीक है, बट कीप इन माइंड जब हम ट्यूरिंग मशीन की बात करते हैं, हम कहते हैं ट्यूरिंग मशीन के लिहाज से ये दोनों ही इक्विवेलेंट हैं। इक्विवेलेंट इन व्हाट, पावर, क्योंकि जो दो चीज़ों का कंपेरिजन है, एक है कंप्यूटेबिलिटी और दूसरा है कम्प्लेक्सिटी। कंप्यूटेबिलिटी के लिहाज से दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। हाँ, कम्प्लेक्सिटी के लिहाज से दोनों क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। एक मशीन जल्दी प्रोसेस करेगी, एक स्लो करेगी, एक फास्ट करेगी। तो कम्प्लेक्सिटी वेरी करती है आपके एल्गोरिथम पे। यहाँ से आपका कोर्स आ जाता है एल्गोरिथम स्टार्ट। कंप्यूटेबिलिटी डिसाइड करते हैं हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा कोर्स में, एडवांस थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, और कम्प्लेक्सिटी हम डिसाइड करते हैं एडवांस एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। ये दो कोर्स इसीलिए कोर कोर्स रखे गए हैं मास्टर्स प्रोग्राम में कंप्यूटर साइंस के में, कि यू नो कि क्या कंप्यूटेबल है या ना कंप्यूटेबल है, यहाँ डिसाइड कर लें। कंप्यूटेबल तो है लेकिन कम्प्लेक्स है या सिंपल है, कौन सी चॉइस है, कौन सा बेटर है, वो आप एल्गोरिथम के कोर्स में जाते हैं। ठीक है, सो नो लैम्डा ट्रांजिशन इज अलाउड। एक स्टेटमेंट लिखी हुई है बड़ी स्ट्रॉन्ग, वो क्या है, नो लैम्डा ट्रांजिशन इज अलाउड। ना आपने देखा होगा लैम्डा ट्रांजिशन हम यूज़ करते हैं किस में, नॉन डिटर्मिनिस्टिक में। ठीक है, ट्यूरिंग मशीन की कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट नोट करने की, वो यहीं बता देता हूँ इसी स्टेज पे, वो नोट कर लें। ट्यूरिंग मशीन जो है उससे फाइनल से आउटगोइंग ट्रांजिशन नहीं होती, नो आउटगोइंग ट्रांजिशन फ्रॉम द फाइनल स्टेट, मतलब कोई डेड स्टेट वगैरह कुछ भी नहीं, नो आउटगोइंग ट्रांजिशन फ्रॉम द फाइनल स्टेट। अच्छा, इससे मैं आपको इन्फरेंसिंग सिखाऊं। अगर मैं ये स्टेटमेंट देता हूँ तो उससे एक और स्टेटमेंट निकलती है, ड्राइव होती है। वो क्या, वो ये स्टेटमेंट ड्राइव होती है कि इनिशियल स्टेट कैन नॉट बी फाइनल स्टेट, इनिशियल स्टेट कैन नॉट बी फाइनल स्टेट। क्योंकि अगर मैं कह रहा हूँ कि नो ट्रांजिशन इज अलाउड फ्रॉम फाइनल स्टेट, आउटगोइंग ट्रांजिशन, तो अगर आपने इनिशियल को फाइनल कर दिया तो मशीन क्या हुई, लेकिन सर अगर इनिशियल जो है वो फाइनल है उसके बाद कोई भी नहीं है तो फिर तो हो जाएगी ना, क्या हुई, क्या, लैम्डा हो जाएगी। लैम्डा इज नॉट अलाउड।
इनिशियल होगी तो लेमडा उसमें नहीं होगा। इनिशियल के अगर कोई भी ये तो दे दिया ना स्टेटमेंट में, नो लैम्डास ट्रांजिशन आर अलाउड। वो लेमडा आ गया। क्योंकि इनिशियल होगी तो लेमडा अलो हो जाएगा उसमें। हाँ, इनिशियली फाइनल होगी तो वो तो लैम्डा तो अलाउ नहीं है, लैम्डा अलाउ नहीं है, फाइनल से आउटगोइंग ट्रांजिशन अलाउ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियल फाइनल नहीं हो सकती। एक इन्फ्रेंसिंग आ गई। एक और इन्फ्रेंसिंग, मिनिमम ट्यूरिंग मशीन कैन बी हैव 2 स्टेट्स मिनिमम। देयर शुड बी नो मशीन ऑफ 1 स्टेट, एटलीस्ट 2 स्टेट होनी चाहिए तो आपकी ट्यूरिंग मशीन बनेगी। सिंगल स्टेट ट्यूरिंग मशीन नहीं बन सकती। क्लियर? फाइव भी नहीं होगा उसमें, सिंगल स्टेट ट्यूरिंग मशीन नहीं होती। ठीक है, ओके चलें जी, यहाँ से निकलते हैं आगे। पार्शियल ट्रांजिशन थोड़ी सी दिखाता हूँ। पार्शियल ट्रांजिशन क्या है? सर अगर हम ए स्टडी बनाएं इसमें तो उसमें लेमडा आएगा। मैंने अगेन कहा लैम्डा ट्रांजिशन आर अलाउड। ए स्टैरिक अगर आप बनाएंगे तो ए स्टैरिक नहीं बनेगा, वो ए प्लस बनेगा। ठीक है, नंबर 1 थिंग। नंबर 2, आप इसमें यूँ समझ लें कि मैंने यहाँ पे लिखा है लैम्डा ट्रांजिशन आर नॉट अलाउड। इसका मतलब यही है कि लैम्डा की आपकी जो फर्स्ट स्टेट है वो इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप इनिशियल स्टेट से बाहर निकल जाएं, निकाल दें, फिर आप उसके ऊपर ट्रांजिशंस ऐसी लगा सकते हैं जिसपे आप कुछ ना कर रहे हो। ठीक है, मतलब सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज पे लेमडा माइनस आप मिसाल के तौर पे आप कहते हैं रीड ए राइट बी मूव राइट, वहाँ पे क्या करें, दोबारा से वापस आएँ और दोबारा उसको सेट कर दें। ठीक है, तो कुछ स्टेप्स आपको इन्वॉल्व करने पड़ेंगे। तो थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है मुझे। इनिशियल स्टेट कैन नॉट बी फाइनल स्टेट। ठीक है, इनिशियल स्टेट क्यों ना है, सपोज अगर उसको हमने फाइनल स्टेट बना दिया, अगर एक ट्रांजिशन कर रहे हैं तो वो भी नहीं होलो, और अगर फाइनल स्टेट नहीं है इनिशियल स्टेट मतलब क्यू नॉट है तो वहाँ पे लेमडा अलो नहीं कर सकते, या फिर फाइनल स्टेट में लेमडा अलो नहीं कर सकते। मिक्स हो रही है चीज़ें। देखें मैंने ये कहा कि लैम्डा ट्रांजिशन इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, अब ये लैम्डा ट्रांजिशन का क्या मतलब है कि आपकी जो मशीन है ना वो नल लैंग्वेज पे नहीं चलेगी। देयर शुड बी समथिंग दैट कुड बी कंप्यूटेबल। अगर नॉन डिटरमिनिस्टिक है तो वो उसके पास तो अल्टरनेट चॉइस होगी ना फिर। एग्जैक्टली, उस पर है लैम्डा अलाउ, उसमें है। मैं बात कर रहा हूँ अभी डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन की, इसलिए मैंने शुरू में कहा कि मैं अब डिटर्मिनिस्टिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। नॉन डिटर्मिनिस्टिक में आएंगे उसमें लैम्डा अलाउ करा देंगे हम। लेकिन अगेन नॉन डिटर्मिनिस्टिक में भी आपकी ऐसा नहीं होगा कि इनिशियल फाइनल बन जाए, उसमें भी ये अलाउ नहीं करेंगे। उसमें हाँ ये कर देंगे, हम आपको लैम्डा ट्रांजिशन में मूव करा देंगे। स्टेट 2 होंगी। ब्लैंक रीड कर सकते हैं। हाँ ब्लैंक रीड किया तो था अभी जो किया था ब्लैंक। तो थोड़ा सा दूसरे एंगल से देखें तो ब्लैंक और लेमडा सेम चीज नहीं है। नो नो, ब्लैंक तो फाइल है ना। blank is belongs to the tape alphabet and lambda is null string that belongs to what string, even not alphabet. If you are saying that alphabet se belong karta, it's not lambda, it is something that's lambda, it's an alphabet, it's not a null string. ठीक है, वो कोई अल्फ़ाबेट है उसका नाम हमने लैम्डा रख दिया। लैम्डा का मतलब ही है नल स्ट्रिंग। नल स्ट्रिंग क्या होती है? जिसकी लेंथ 0 हो और बगैर इनपुट कंज्यूम किए आप प्रोसेस कर सकें। तो इस तरह क्यों करते हैं कि इनपुट सिंबल्स में नहीं आएगा लेमडा? हाँ, इनपुट सिंबल में नहीं आएगा। ठीक है, अगर इनपुट सिंबल में आ रहा है ना तो वो सिंबल है। जैसे ABC सिंबल दे रहे हैं, सिंबल है, वो भी सिंबल है एक। एग्जांपल दिया हुआ है लेमडा दिया हुआ है, सिंगलेटन जैसे हम कहते हैं। तो एक मतलब यूनिट काउंट होता है कि वो इनपुट आ रहा है। इनपुट आ रहा है, वो इनपुट है, वो इनपुट है। नाम उसका लैम्डा है, इनपुट है, लेकिन वो कैन भी लैम्डा की बजाय कुछ और होता। आपने वो ले लिया, कोई मसला नहीं है। मतलब ये वेरिएबल ट्रीट आपने वो एग्जांपल दिया हुआ था स्लाइड में कि ये एग्जांपल दिया हुआ है कि स्लाइड में कि वो लेमडा ब्रैकेट के अंदर इनपुट ले रहा है वहाँ पे। तो ऐसे होगा।
होगा ऐसा कि, ठीक है। आगे थोड़ा चलेंगे और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगी। ओके, पार्शियल ट्रांजिशन। इनपुट ए पे कर्सर कहाँ पे है? हेड इज ऑन ए, रीड ए, राइट बी, मूव, रीड बी, राइट डी, मूव लेफ्ट। लेकिन कर्सर कहाँ बता रहा है? कहाँ पर है? कौन सी ट्रांजिशन लेगी? ये वाली, ठीक है। तो हमने क्या किया? रीड बी राइट, रीड ए, राइट बी, मूव राइट। तो ये राइट पे आ गया, कर्सर कहाँ पे आ गया? अब सी के लिए कोई सिंबल है ही नहीं हमारे पास, वो ट्रांजिशन ही नहीं है, तो क्या करेगा? ये हाल्ट हो जाएगा। ये अलाउड है अभी मूव करना, लेकिन सी पे जाके स्टकअप हो जाएगा। तो सी पे जाके जब स्टकअप हो जाएगा, फॉर इनपुट सिंबल सी देयर इज नो ट्रांजिशन, तो व्हाट दैट इज कॉल्ड halt. If machine halt if there are no possible transition to follow, that's called halt. So यहाँ देखिए आ गया, अब आ गया सी पे। तो अब इसको क्या करेंगे? नो पॉसिबल ट्रांजिशन, तो क्या हो गया? halt. halt कर गई, मशीन स्टकअप हो गई, अब उसके पास कोई इनपुट ही नहीं है, ठीक है। आपका हेड ऐसी जगह चला गया, प्रोग्राम काउंटर में वो चीज़ उठा ली जिसको उसको रीड ही नहीं करना आता, तो क्या होगा? हॉल्ट, आउटपुट ही नहीं देगा, हैंग हो जाएगी मशीन, रीस्टार्ट करनी पड़ेगी, कर्सर वहाँ से उठा के लाना पड़ेगा वापस, उसको ऐसी जगह पे रखो जहाँ, ठीक है, डेड एंड में पहुँच जाते हैं ना आप, फिर उठा के ऐसे जगह पे लाना पड़ता है जहाँ से कुछ दोबारा शुरू कर सकें। क्लियर? हॉल्टिंग के अंदर हम कहते हैं, देखिए अब यहाँ पे और क्लियर कर देते हैं, फाइनल स्टेट, देयर इज पॉस अलाउड to move into from state to final state. It's not allowed to move from final state to some state, any state, any state. ठीक है? So not allowed. Final state have no outgoing transition. In in a final state machine halt. Halting कहाँ होगी? मशीन halt करेगी हमेशा किसमें? फाइनल स्टेट में। और अगर वो halt करती है फाइनल स्टेट में, that's called accept. फाइनल स्टेट में करेगी तो एक्सेप्ट हो जाएगा। हाँ, और अगर नॉन फाइनल में करेगी दैट्स कॉल्ड रिजेक्ट। तो क्राइटेरिया हमने बना दिया, एक्सेप्ट इनपुट और रिजेक्ट इनपुट। इफ मशीन हॉल्ट इन फाइनल स्टेट एक्सेप्ट, इफ मशीन हॉल्ट इन नॉन फाइनल स्टेट रिजेक्ट। और एक और क्राइटेरिया दे दिया एडवांस में, इफ मशीन इंटर इन इनफाइनाइट लूप। अभी हमने करके आया ना सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर, अगर हमने कहा इन्फिनाइट लूप पे फंस गया तो उसको निकालो भाई, इसका काम ही नहीं है वहाँ जाने का, ठीक है। कोई भी मशीन हो, चाहे पीडीए हो, एनएफए हो, डीएफए हो, ट्यूरिंग मशीन हो, अगर वो इन्फिनाइट लूप में फंस गया उसको हॉल्टिंग कहेंगे, ठीक है, अनडिसाइडेबल में ले जाएगा वो। अब आ जाते हैं आपका ए स्टार। आपने सवाल स्टार्ट किया था क्या? ए स्टार की मशीन आ गई। अब ए स्टार की मशीन कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे, हमें इनिशियल को फाइनल नहीं बनाना, हमें वो ट्रांजिशन सोचनी है कि किस तरह से हमें उस ए स्टार को एक्सेप्ट करना, ठीक है। तो हमने कहा चलें जी क्या करें? रीड ए, राइट ए, मूव राइट पे जाएगा, जाता जाएगा जब तक ए प्रोसेस ना हो जाए। जितने भी ए हैं, 5 हैं, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 50,000 हैं, 50 बिलियन है, इनफाइनाइट नहीं होते। इनपुट हमेशा फाइनाइट होता है, इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा तो हार्ड हो जाएगा। इनपुट हमेशा फाइनाइट होता है, ठीक है। तो कहाँ तक जाएगा? राइट करता जाएगा, कब तक? जब क्या आ जाएगा? डायमंड आ गया तो क्या करेगा? डायमंड को रीड करेगा, राइट करेगा, और कहाँ जाएगा? लास्ट ए पे, और फाइनल में चला जाएगा। यहाँ पे डायमंड इनपुट ले रहा है ना सर? सॉरी, इनपुट ले रहे हैं ना? हाँ डायमंड इनपुट जी। आप क्या बोला? डायमंड सिंबल है, टेप के अल्फ़ाबेट की सिंबल है, ये हमने दी थी यहाँ पे, ठीक है। ये रहा डायमंड, ठीक है। ये ट्रिपल ए आ गया, रीड ए राइट ए मूव राइट, रीड ए राइट मूव राइट, रीड ए राइट ए मूव राइट, एंड देन रीड डायमंड राइट, डायमंड मूव लेफ्ट, फाइनल halt and accept. Halting in final is leads towards acceptance of the string. अब आ जाएं रिजेक्शन की तरफ। क्या है? रीड ए राइट ए मूव राइट, कहाँ आ गए? बी। अब बी पे इसको पास कोई ट्रांजिशन ही नहीं है, जैसे सी की हमने बात की थी पहले।
सो नो पॉसिबल ट्रांजिशन, हॉल्ट करेगा अभी भी, लेकिन हॉल्ट करेगा नॉन फाइनल स्टेट में, दैट्स वाई रिजेक्ट। एक और एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, जो कि हॉल्टिंग होगी। अब ये क्या है, ट्यूरिंग मशीन है, रीड ए राइट बी मूव लेफ्ट, रीड ए राइट ए मूव राइट। अब अगर हम ये मशीन बनाएं ऐसी, क्या करेगा, ए रीड करेगा राइट पे जाएगा, बी रीड करेगा लेफ्ट पे जाएगा। अब लगा लें, इनपुट आ गया ये वाला, रीड ए राइट ए मूव राइट, बी पे आया रीड बी राइट बी मूव, रीड ए राइट ए मूव, रीड बी राइट बी मूव लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, चलता रहेगा, कभी भी फाइनल स्टेट पे नहीं जाएगा। इसको कहते हैं इनफाइनाइट लूप। आपके प्रोग्राम लॉजिक अगर गलत हो जाए, you stuck up somewhere where you are computing continuously but not producing output. So you need to design some mechanical process or Turing machine in a well way. ऐसा नहीं है कि आप मशीन जो बनाते हैं वो गलत है, मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है उसमें, लेकिन आपका प्रोग्राम गलत हो सकता है, योर प्रोग्राम में भी डिज़ाइन में भी गलत, रॉन्ग। इन सच सिनेरियो इट्स आल्सो रिजेक्ट, ठीक है। तो ये हॉल्ट करेगा और हॉल्ट करने के बाद इस स्ट्रिंग को रिजेक्ट करेगा, क्योंकि इनफाइनाइट लूप में फंस गया, ठीक है जी। बिकॉज ऑफ इनफाइनाइट लूप द फाइनल स्टेट कैन नॉट बी रीच्ड, मशीन नेवर हॉल्ट एंड दिस इनपुट इज नॉट एक्सेप्टेड। अब आ जाते हैं ए एन बी एन की मशीन। अब शुरू करते हैं हम ए एन बी एन से मशीन से, और ए एन बी एन की ट्यूरिंग मशीन बनाते हैं। ए एन बी एन का पी डी ए बन सकता है, वी नो दैट, हम बना के आए थे ना पी डी ए। तो जिसका पी डी ए बन सकता है उसकी ट्यूरिंग मशीन भी बन सकती है। एक एग्जांपल आपको करा दी रेगुलर की, ए स्टार कंप्यूटेबल है। अब ए एन बी एन कंप्यूटेबल है, उसकी करवाऊंगा। फिर ए एन बी एन सी एन कंप्यूटेबल है, क्योंकि वो नॉन कॉन्टेक्सरी है, लेकिन ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट कर सकती है। तो उसके लिए हम करेंगे। तो ये सिर्फ ए एन बी एन की मशीन है। अब देखें, इसको समझें कहाँ से स्टार्ट हो रही है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। इनिशियल स्टेट आपके पास पहला क्या आएगा, ए। चले मैं इसको पहले ओरल समझा देता हूँ, वर्बल में समझा दूँ कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट क्या है, ए एन बी एन में जितने नंबर ऑफ ए हैं उतने नंबर ऑफ बी होंगे। अब कहते हैं हम पहला ए आया, उस ए को हमने कन्वर्ट कर देना है किसी एक्स सिंबल में, और फिर आगे चलेंगे। कहाँ तक चलेंगे, जितने ए होंगे उनको स्किप करते जाएंगे, स्किप करते जाएंगे, स्किप करते जाएंगे। जैसे पहला बी आएगा उसको हम कन्वर्ट कर देंगे वाई में, और फिर वापस आएंगे, क्या आएगा, ए। वापस आते जाएंगे, ए आते जाएंगे, करते 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 जब पहला एक्स आएगा, अब देखें ए तो ख़त्म हो गया था, पहले वाले ए को किस में कन्वर्ट कर गए, एक्स में। जैसे ही पहला एक्स आएगा फिर राइट पे आएंगे तो पहला ए मिल जाएगा, क्योंकि एक्स पे पहुंच गए तो पहला ए उसके राइट पे है, ठीक है। फिर पहले ए को हम कन्वर्ट करेंगे एक्स में, और बाकी एज को स्किप करते जाएंगे, और जब y आएगा उसको भी स्किप करेंगे। y के बाद क्या आएगा, पहला b। अब पहले b को y में कन्वर्ट करना है, फिर वापस आना है। नहीं, क्या x पावर n, अगर a कम हो गए x में तभी तो हाँ x पावर n हाँ, अगर a और b बराबर हुए तो फाइनली क्या होंगे, सारे a कन्वर्ट हो जाएंगे x में, y कन्वर्ट हो जाए b कन्वर्ट हो जाएगा y में, दोनों बराबर है तो फाइनल पे पहुंच जाएगा। और अगर एक a ज़्यादा है तो रिजेक्ट, एक b ज़्यादा है तो रिजेक्ट, दोनों बराबर हैं तो एक्सेप्ट। वो a b n नहीं होगा, वो ए एन बी एन नहीं हो। तो हमने मशीन किसकी बनाई है, ए एन बी एन, वो इस तरह से चलेगी। अब समझ लें, वही कंसेप्ट है, मैं एलोबरेट कर देता हूँ। ए को किस में कन्वर्ट करेगा, एक्स में। कहाँ जाएगा, राइट साइड पे। प्रोग्राम लॉजिक सही होनी चाहिए तो आपकी ट्यूरिंग मशीन ओके हो जाएगी। राइट पे गया, अब उसको राइट पे क्या मिलेगा, ए मिलेगा, दूसरा ए, तीसरा ए, चौथा ए, जितने भी ए हुए उन ए को क्या करेगा, स्किप करता जाएगा और राइट पे जाता जाएगा। जैसे पहला बी मिलेगा उसको किस में कन्वर्ट करेगा, वाई में। वाई पे कन्वर्ट करने के बाद भागेगा वापस, लेफ्ट पे आएगा, लेफ्ट पे उसको मिलेगा दोबारा से ए, उनको क्या करेगा, स्किप करेगा और वाई को लेफ्ट करता जाएगा, स्किप करेगा, रीड करेगा छोड़ देगा, रीड करेगा छोड़ देगा। फिर उसको y भी मिल सकता है, y जैसे मैंने कहा था अगर b पे कन्वर्ट करके आएगा तो y भी मिल सकता है, लेकिन इसलिए हमने रखा नहीं मिलेगा तो खैर है। जैसे ही वापस आया तो उसको मिल गया पहला x, x को मिलेगा, बोलेगा ओह
एक्स तक पहुंच गया, छोड़ देगा उसको भी, वहीं राइट कराएगा, रीड करेगा, राइट कराएगा और फिर मूव करेगा राइट पे। जैसे ही राइट पे आएगा फिर उसको अब वाला पहला ए मिल गया। अब पहला ए कौन है? जो एक्स कन्वर्ट नहीं हुआ, सेकंड ए, एक्स के बाद जो ये वो पहला ए हो गया। लॉजिक होगी पहला ए, ठीक है, पोजीशन दूसरी होगी। एग्जैक्टली। और ये फिर मूव, फिर ये इस तरह से मूव करेगा, ठीक हो गया। फिर ये इस तरह से मूव करेगा, इसको कन्वर्ट कराएगा एक्स में और फिर देन चलेगा, और जो पहला बी मिलेगा उसको कन्वर्ट कराएगा वाई में। ये काम करता रहेगा सारे ए और बी। जैसे ये हो गए तो उसके बाद अगर यहाँ पे आया और अब ये आया, इसको ए ना मिला, तो उसका मतलब ए ख़त्म हो गए, तो फिर जाएगा ये वाई की तरफ, रीड करेगा वाई को, रीड वाई, पहला क्या मिलेगा इसको? वाई। एज खत्म हो गए तो पहला क्या हुआ? बी को तो कन्वर्ट कर दिया था वाई में, तो पहला क्या मिला? वाई। अब पहला वाई मिल गया तो पहले वाई के बाद क्या मिलेगा? दूसरा भी वाई होगा, तीसरा भी वाई होगा, चौथा भी वाई होगा, जितने भी वाई होंगे उन तमाम को कन्वर्ट करेगा और राइट में मूव करता जाएगा। करते 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 वाई सारे ख़त्म हो गए और बी कोई नहीं है। जब बी कोई नहीं है तो क्या मिलेगा? आखिरी चीज़ डायमंड मिल जाएगी। जैसे डायमंड मिलेगी, रीड डायमंड, राइट डायमंड करेगा और फाइनल स्टेट में पहुंच जाएगा और ए एन बी एन एक्सेप्ट हो गया। सर इनपुट टेक बना के बताएं। हाँ, नहीं कराऊंगा मैं। चलें, इसको याद करने के लिए मैं एक एनालॉजी बता देता हूँ। जिसकी नमाज़ें कज़ा हो जाए ना, कि बंदे ने नमाज़ पढ़ी, तौबा कर लिया आज से, अब वो उसके लिए मसला ये है कि वो नमाज़ें पढ़नी है, पीछे हिसाब ही नहीं है, कितनी बड़ी ज़िंदगी है ना, कितनी बड़ी ज़िंदगी याद ही नहीं है। अंदाज़ा कर ले, मैंने 10 साल नमाज़ नहीं पढ़ी, 5 साल नमाज़ नहीं पढ़ी, तो अब वो नीयत कैसे करेगा? नीयत करेगा फजर की नमाज़ की पढ़ने की। वो बोलेगा 2 रकात नमाज फ़र्ज़ जो मेरी सबसे पहले कज़ा हुई, वो पढ़ लेगा। अब दूसरी की नीयत क्या करेगा? अगेन जो मेरी सबसे पहले कज़ा हुई, क्योंकि जो पहले कज़ा हुई वो तो आपने अदा कर दी। अब जो उसके बाद आई थी वो सबसे पहले कज़ा हुआ लिया, अब वो अदा करेगा, फिर अगले दिन फिर यही नीयत करेगा जो सबसे पहले कज़ा हुई। क्लियर? यही कॉन्सेप्ट यहाँ इस्तेमाल। जो एक्स कन्वर्ट, ए कन्वर्ट कर चुके एक्स में, वो तो हो गया। अब जो पहला ए है उसको कन्वर्ट करेंगे वाई एक्स में, और जो पहला बी है उसको कन्वर्ट करेंगे वाई में। तो ये कन्वर्ट करते करते जब कन्वर्ट हो गए तो फिनिश, ओवर। क्लियर? अब मैं इसको सिमुलेशन कर लेता हूँ एक दफ़ा, दोबारा समझ में आ जाएगी। मैच करना है आपने एज और बी को, रिप्लेस करेंगे लेफ्ट मोस्ट एक्स को, ए को एक्स में, फाइंड करेंगे लेफ्ट मोस्ट बी और उसको रिप्लेस करेंगे वाई में। और ये तब तक चलेगा जब दोनों तक ए और बी बराबर ना हो जाए, अनटिल ए एंड बी आर मैच। इफ़ देयर इज़ ए रिमेनिंग ए आर बी, रिजेक्ट कर देगा। ए बच गया एक या बी बच गया एक, लेकिन उसका मैचिंग नहीं है, रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि या ए ज़्यादा है या बी ज़्यादा है। लेकिन अगर दोनों बराबर होंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड अ बेसिक आइडिया। पहले आप बेसिक आइडिया सोचते हो, फिर सूडो कोड में कन्वर्ट करते हो, फिर प्रोग्राम लिखते हो। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के स्टेप्स हैं। सबसे पहले बेसिक आइडिया देते हैं आप कि यार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, आइडिया क्या है। फिर उसको आप ट्रांसफॉर्म करोगे डूएबल में, और फिर डूएबल में ट्रांसफॉर्म करने के बाद फिर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाओगे। ठीक है, एग्जाम्पल देख लें। अब पूरी ट्रांजेक्शन चला के दिखाता हूँ। रीड ए राइट बी, रीड ए राइट एक्स, मूव। तो पहला ए है, एक्स राइट किया, कहाँ चला गया? राइट पे। अब क्या कर्सर कहाँ है? ए को क्या करना है? ए ही रहने देगा, स्किप करेगा और कहाँ जाएगा? ठीक है, अब बी मिल गया तो ये वाली ट्रांजिशन चलेगी। पहला बी, इसको कन्वर्ट करेगा और मूव करेगा लेफ्ट, वापस आ गया। अब इसको जो ए छोड़ गया था बीच में वो आ गया, उसको क्या करेगा? स्किप करेगा और मूव करेगा लेफ्ट पे। क्या आ गया? एक्स। अब एक्स आ गया, इसको यकीन हो गया कि मैं शुरू से आ गया हूँ। अब इस एक्स को एज इट छोड़ देगा, रीड एक्स, राइट एक्स, मूव राइट। अब दोबारा से इनिशियल स्टेट पे आ गया। एक ए को उसने कन्वर्ट कर दिया एक्स में और एक बी को उसने कन्वर्ट कर दिया वाई में। अब एक साइकिल पूरा हो गया इसका। अब ये साइकिल दोबारा चलाएगा दूसरे बी और दूसरे ए के लिए, वो कंप्लीट करेगा, फिर तीसरे और तीसरा बी,
फिर चौथा है और चौथा भी चलता जाएगा स्टेप। तो यहाँ पे ए पे दोबारा किया उसने, एक्स किया, वाई पे गया। अब यहाँ पे ए नहीं है तो ये ट्रांजिशन नहीं चलेगी। कौन सी वाली चलेगी? ये वाली, रीड बाय राइट बाय मूव राइट, आगे जाएगा। अब बी मिल गया, बी को कन्वर्ट करेगा वाई में। फिर क्या हुआ? बी पे कन्वर्ट करने के बाद वापस आएगा तो वाई मिला, वाई को स्किप करेगा, वाई को स्किप करेगा तो क्या आ गया? एक्स आ गया। एक्स में ये ट्रांजिशन चलेगी। एक्स के बाद अब एक्स ख़त्म हो गया तो अब यहाँ पे कर्सर आने के बाद क्यू नॉट पे अब आपके पास चॉइस नहीं है इस तरफ जाने की। क्यों? कर्सर किस पे है? तो यहाँ तो ए पे जाएगा इस तरफ, तो अब वाई पे तो लेफ़्ट पे ले जाएगा ये। वाई पे रीड करेगा वाई, राइट करेगा वाई और मूव कर जाएगा राइट में। राइट में मूव किया तो राइट पे क्या है? अगेन वाई है, जितने भी वाई होंगे लूप चलेगा। अब लूप चल गया, वाई को स्किप कर दिया। फिर आ गया डायमंड। अब डायमंड पे क्या जाना है? इसको फाइनल में जाना है। तो जैसे ही डायमंड मिला उसको फाइनल स्टेट में चला गया। जैसे फाइनल गया हाल्ट एंड क्लियर हो गया। ए एन बी एन सी एन अगर बन सकती है तो ए एन बी एन सी एन के ए एन बी एन के बाद ए एन बी एन सी एन बनाना आसान है। बना सकते हो आप लोग सारे, सिंपली बना के दिखाएं, कोशिश करें बन जाएगी आराम से। सर वो ए आइडिया बता देता हूँ, जैसे इसको एक्स में किया था, इसमें वाई में किया था, उसको जेड में कर दें, बाकी सेम प्रोसेस। चले मैं हेल्प के लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। बनाए बनाए ए एन बी एन सी एन बना सकते हैं तो फिर ए एन बी एन सी एन डी एन भी बन सकती है, ठीक है। तो थ्री भी बना लें, कितने कंपैरिजन सवाल यू हैव एन मैकेनिज्म फॉर डूइंग दैट A and B and C and ए एन बी एन सी A